फ्रेंड्स, डीलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने कर रही हूँ मेंस की ओरिएंटेड सीरीज़। मेंस की ओरिएंटेड सीरीज़ ना केवल हमारे आरजेएस में काम आएगी बल्कि जो एपीओ का पेपर होगा उसमें भी हमारे काम में आएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि अब तक जो हमने पेपर कर लिए हैं उसके बाद जो हमारा पेपर आया है वो पेपर आया है 2005 का, और ये है हमारा क्रिमिनल पेपर कर रहे हैं। और अब जिसकी बात करेंगे वो देखेंगे हम सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आता है दस्तावेज को परिभाषित कीजिए, यानी बोल रहा है डॉक्यूमेंट को डिफाइन कीजिए, डॉक्यूमेंट को परिभाषित कीजिए। डॉक्यूमेंट की परिभाषा पूछ रहा है तो कौन बताएगा? ये बताएंगे आप लोग। रफ कॉपी ले लीजिए अपनी, उसमें एक पेज निकालिए, पेज निकाल के और लिखना शुरू कीजिए। दस्तावेज को परिभाषित कीजिए। अब सबसे पहले दस्तावेज को देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमने दस्तावेज को कहाँ कहाँ पढ़ा है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आईपीसी में हम डॉक्यूमेंट को पढ़ के आए हैं। उसके बाद हमने कहाँ पे एविडेंस में भी डॉक्यूमेंट को पढ़ा था। पर हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट की बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे आईपीसी के डॉक्यूमेंट की। देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। तो जब किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों और चिन्हों के द्वारा किसी विषय की अभिव्यक्ति या वर्णन किया जाता है जिसका उपयोग उस विषय के साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। जब किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों और चिन्हों के द्वारा किसी विषय की अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से उसका वर्णन किया जाता है जिसका उपयोग इस विषय के साक्ष्य के रूप में किया जा सके तो उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। कैसे किया जाएगा? किसी पदार्थ पर कैसे? अक्षर क्या होते हैं? अक्षर होते हैं ABCD, A, ये वाले जो शब्द अक्षर होते हैं। अंक कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5। चिन्ह कौन से हो सकते हैं? जैसे आपने ये चिन्ह लगाया, ऊपर जाने का निशान है, इधर जाने का, लेफ्ट राइट नीचे, ये निशान हो गए, ठीक है, चिन्ह हो गए। तो इसके क्या होता है? एक्सप्रेस रूप से या इम्प्लाइड रूप से क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। और उसका उपयोग किसके रूप में किया जा सकता है? एविडेंस के रूप में किया जा सकता है, यानी साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। तो उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है संपत्ति चिन्ह क्या होता है? प्रॉपर्टी मार्क की बात कर रहा है। तो क्या होता है प्रॉपर्टी मार्क, और इसको हम कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं? सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। संपत्ति चिन्ह क्या होता है? प्रॉपर्टी मार्क क्या होता है? चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। तो वह चिन्ह जो ये घोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, घोषण करने के लिए मतलब ये निश्चित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यूज किया जाता है कि जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति है, यानी किसी व्यक्ति विशेष जो स्पेशल पर्सन होता है उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रॉपर्टी मार्क कहते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है। और कहाँ पे पढ़ा हमने इसको हमने पढ़ा है आईपीसी के अंतर्गत। आईपीसी के अंतर्गत जब हम देखते हैं 479 को, तो उसमें बताया गया है प्रॉपर्टी मार्क के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय दंड संहिता दंड के प्रकार कौन कौन से हो रहे हैं, यानी क्या बोल रहा है? टाइप्स पूछ रहा है कि दंड के कौन कौन से टाइप्स हैं, किस किस तरीके के दंड जो होते हैं वो आईपीसी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। आईपीसी कौन सी? 1860 की। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार हैं चलिए देखते हैं। तो जब हम आईपीसी में दंडों के प्रकार देखते हैं तो हम जाते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 बात करता है 53 से लेकर 75 तक। और जब इसमें बात करते हैं तो इसमें आता है सेक्शन 53, जिसमें हमको पहले 6 प्रकार के दंड बताए गए थे, लेकिन अब जो इसका आंसर आता है वो आता है 5 प्रकार के दंड दिए गए हैं। सबसे पहले आता है मृत्यु दंड, यानी कि डेथ की बात करता है। फिर अब आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात करता है। तो आजीवन कारावास यानी क्या हो गया? लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया, LI हो गया हमारा। फिर कारावास क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, यानी कठोर कारावास और सादा कारावास। फिर उसके बाद आता है संपत्ति की जब्ती। संपत्ति की जब्ती होती है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। और फिर आ जाता है हमारा फाइन, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया इम्प्रिजमेंट, रिग्रेस हो गया और जनरल हो गया। ठीक है, सिंपल हो गया मतलब। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत किसी घातक हमले के विरुद्ध निर्दोष व्यक्ति को अपहानि कारित की जा सकती है? यदि हाँ तो कब? क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत किसी घातक हमले के विरुद्ध निर्दोष व्यक्ति को अपहानि कारित की जा सकती है? यदि हाँ तो कब? क्या हो सकता है इसका आंसर, और कौन से एक्ट में आएगा, कौन सा सेक्शन कवर होगा? चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। इसका आंसर होगा हाँ, जिस हमले से किसी व्यक्ति को युक्त मृत्यु की आशंका हो और वैसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि की जोखिम के बिना अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कार्य साधक के रूप में ना कर सकता हो। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक भीड़ उसके ऊपर आक्रमण कर रही है किसी व्यक्ति के ऊपर,
ठीक है। ये ए नाम का व्यक्ति है, इसके ऊपर एक भीड़ आक्रमण करती है। भीड़ आक्रमण करती है तो ये क्या करता है, इसके पास एक बंदूक होती है और ये इस भीड़ पे चला देता है। तो इसमें क्या होता है, अगर मासूम बच्चे भी इनके पास होते हैं, औरतें वगैरह हैं, तो और वो इन बच्चों में से किसी को क्या करता है, मृत्यु कारित कर देता है, तो उसको आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए ही किसी व्यक्ति पर हमला वगैरह कर रहा है। ठीक है, तो आप इसके लिए देखेंगे सेक्शन 106 और 106 का इलस्ट्रेशन यानी कि दृष्टांत जो होता है वो आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, यहाँ पे 106 आएगा किसका, आईपीसी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आपराधिक अभित्रास क्या होता है, इसका क्या तात्पर्य है? आपराधिक अभित्रास का क्या तात्पर्य है ये बताएंगे आप लोग। आपराधिक अभित्रास से क्या तात्पर्य है? क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसके लिए चलेंगे हम आईपीसी की तरफ, और आईपीसी का जो सेक्शन आएगा वो कौन सा आएगा बताएंगे। इसके लिए सेक्शन आएगा 503 ऑफ आईपीसी, जो हमको बताता है आपराधिक अभित्रास के बारे में। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को, देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को, जिस व्यक्ति से वह हितबद्ध है, मतलब जिसके लिए वो प्रॉफिटेबल है, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक माँ के लिए एक बच्चा हितबद्ध होता है, तो उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति को क्षतिकारित करने की धमकी इस आशय से देता है। क्षति कहाँ पे पढ़ते हैं हम? क्षति पढ़ते हैं आईपीसी के अंतर्गत सेक्शन नंबर 44 के अंतर्गत। व्यक्ति कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 11 के अंतर्गत। ठीक है, उससे क्या होता है कि उसकी शरीर, ख्याति या संपत्ति को क्षतिकारित करने की धमकी इस आशय के साथ देता है, इस इंटेंशन से देता है कि उसे सत्रास कारित हो, यानी कि क्या हो कि जिससे सत्रास का मतलब ये हो गया कि भाई भय वगैरह कारित हो या डर हो, या क्या होगा कि भाई उसको नुकसान पहुंचे उससे, या फिर क्या हो उससे कोई अवैध कृत्य या लोभ कराया जाए। ठीक है, उसे आपराधिक अभित्रास कहते हैं। ये वाली डेफिनेशन दी गई है हमको 503 के अंतर्गत, और हमको इसको इसी रूप में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यह को घोर उपति कारित करने के भय में डालकर बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे कै को परिवर्तित कर दे। यह उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे को परिवर्तित कर देता है। कै ने कौन सा अपराध किया है? कै नाम का व्यक्ति है, वो यह को घोर उपति कारित करने के भय में डालकर, ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है? ग्रीवियस हर्ट की बात कर रहा है। ग्रीवियस हर्ट कहाँ पे पढ़ते हैं हम? 320 के भय में डालकर बेईमानी से कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन आता है 24। बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे, यानी कोई मोहर वगैरह होगी उसकी, वो लगाने के लिए कहता है, और उसे कै को परिवर्तित कर दे, मतलब उसको कै को दे दे, डिलीवर कर दे। यह उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसको परिवर्तित कर देता है। कै ने कौन सा अपराध किया है? देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। चूंकि इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, अतः कै ने उद्यापन का अपराध किया है। उद्यापन क्या होता है? एक्सटॉर्शन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो उसने कौन सा अपराध किया है? एक्सटॉर्शन। कहाँ पे कवर होगा ये आ जाएगा सेक्शन 383 का, और ये जो इलस्ट्रेशन है वो है दृष्टांत घ। ठीक है, ये दे रखा है हमको आईपीसी के अंतर्गत 1860 में। आप लोगों को क्या करना है? सेक्शन 383 को पूरा कंप्लीट पढ़ना है, उसमें देखना है कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्वर्ती आदेश किसे क्या कहते हैं? क्या ऐसे आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण पेश किया जा सकता है? अंतर्वर्ती आदेश किसे कहते हैं? क्या ऐसे आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण पेश किया जा सकता है? क्या हो सकता है इसका आंसर? और कौन सा एक्ट आएगा यहाँ पे, और कौन सा सेक्शन आएगा, ये बताएंगे आप लोग। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। अंतर्वर्ती आदेश क्या होता है? विधिक कार्यवाही के दौरान पारित एक ऐसा आदेश है जो अंतिम निर्णय या विनिश्चय
या आदेश नहीं होता है, मतलब ये फाइनल जजमेंट और ऑर्डर नहीं होता है, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता इसके विरुद्ध, और रिसीवर की नियुक्ति के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण पेश किया जा सकता है। रिसीवर की नियुक्ति के आदेश के विरुद्ध तो क्या किया जा सकता है, पुनरीक्षण को पेश कर सकते हैं, पर जो अंतर्वर्ती आदेश होता है विधिक कार्रवाई के दौरान एक ऐसा आदेश होता है जो अंतिम निर्णय नहीं होता, यानी कि फाइनल जजमेंट नहीं होता, फाइनल ऑर्डर नहीं होता, और इसके विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं हम लोग। किस किस एक्ट की बात कर रहा है, तो हम एक्ट की बात करते हैं तो आता है सीआरपीसी। सीआरपीसी की जब बात करते हैं तो सीआरपीसी है हमारी 1973 की, और इसका जो सेक्शन आता है 397 वो बात करता है इस वाले पॉइंट की। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सैदोष अभिलाभ और सैदोष हानि किसे कहते हैं? सैदोष अभिलाभ और सैदोष हानि किसे कहते हैं? देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। सैदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है, मतलब ऐसा फायदा प्राप्त करना जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। ठीक है, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति ने लाभ उठा लिया जिसको कि उस लाभ को उठाने का हक नहीं था, तो ये तो हो जाएगा हमारा सैदोष अभिलाभ। और जब हम सैदोष हानि की बात करते हैं तो सैदोष हानि वो होती है जो विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। यहाँ पे तो कौन होता है, हानि उठाने वाला व्यक्ति होता है, और वहाँ पे क्या होता है, हकदार कोई और ही व्यक्ति होता है। ठीक है, तो सैदोष अभिलाभ प्राप्त करना, सैदोष हानि उठाना, कोई व्यक्ति सैदोष अभिलाभ प्राप्त करता है तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सैदोष रखता है उसको, और तब भी जबकि वह व्यक्ति उसका सैदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सैदोष हानि उठाता है तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सैदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि उसे किसी संपत्ति से सैदोष वंचित किया जाता है। ये इसका एक डिटेल एनालिसिस हो गया, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखना है आईपीसी को। आईपीसी है हमारी 1860 की, और इसके लिए जाना है आपको, कौन से सेक्शन पे जाएंगे आप, इसके लिए जाएंगे आप सेक्शन नंबर 23। ठीक है, सैदोष अभिलाभ सैदोष हानि, इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकता है, इसमें क्या अंतर भी आ सकता है, तो आपको इनको एक बार ढंग से देखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 1 वर्ष के कारावास के दंडादेश का उसके द्वारा कब निलंबन किया जा सकता है? किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित 1 वर्ष के कारावास के दंडादेश का उसके द्वारा कब निलंबन किया जा सकता है? क्या हो सकता है इसका आंसर, और कौन से एक्ट का क्वेश्चन है ये? कौन सा एक्ट कवर हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आ जाएंगे सीआरपीसी, और सीआरपीसी है हमारी 1973 की। देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। तो जब सिद्धदोष व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोषित किया गया है समाधान कर देता है कि उसे जमानत पर होते हुए 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दंडादेश किया गया था, वह अपील करना चाहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब सिद्धदोष व्यक्ति होगा वो ऐसे न्यायालय को जिसके द्वारा वह दोषित किया गया है समाधान कर देता है कि भाई उसे जमानत पर होते हुए, जमानत पर था और उसके होते हुए 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दंडादेश किया गया था, और वह अपील करना चाहता है, तो उसका क्या किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। सेक्शन कौन सा आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सेक्शन आ रहा है 389। चलिए बात करते हैं हमारे लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की। आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित कीजिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डेफिनेशन देने की बात कर रहा है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, डेफिनेशन देने की बात कर रहा है किस किस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसका आंसर देखेंगे अब। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 और मोर पर्सन, कोई अवैध कार्य, इलीगल वर्क, और कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने कराने को सहमत होता है,
तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों के द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब कि जब उसके पक्षकारों के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा सकता, जब तक उसके द्वारा उसको आपराधिक षड्यंत्र में शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब कोई कार्य किया जाना आवश्यक है। ठीक है, कहाँ पे जाएंगे इसके लिए? हम इसके लिए जाएंगे हम आईपीसी में। आईपीसी है हमारी 1860। इसके बाद इसमें चैप्टर पे जाना पड़ेगा। चैप्टर आएगा 5A। 5A में 2 सेक्शन आते हैं, 120A और 120B। 120A जो बात करता है वो बात करता है वो बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, और 120B जो बात करता है वो बात करता है इसके पनिशमेंट की। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जनरली क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है कि अगर किसी की हत्या करने के बारे में सोचता है तब तक कोई अपराध नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो अपने विचार दूसरे व्यक्ति के समक्ष पेश कर देता है तो उसे कहा जाता है कि उसने क्या किया है, षड्यंत्र में दूसरे व्यक्ति को शामिल कर लिया है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, षड्यंत्र करते हैं किसी अवैध कार्य को करने का, या कोई कार्य जो अवैध नहीं है उसको अवैध साधनों के द्वारा करने को सहमत होते हैं, करने का करार करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपराधिक षड्यंत्र। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा चैप्टर 5A पे। ये दोनों सेक्शन करने पड़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे आज के लेक्चर की। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेंस का एग्ज़ाम आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डीलो जंक्शन का जो चैनल होता है इसको क्या करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ये हमारा डीलो जंक्शन का चैनल है, इसको आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, लोगों के साथ शेयर करना है। पूरे वीडियो देखा कीजिए। आप क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो देख के छोड़ देते हैं। ठीक है, आधे क्वेश्चन देखेंगे तो क्या ही फ़ायदा निकलेगा। ठीक है, और कई व्यक्ति ऐसे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्या होता है, अवेलेबल नहीं हो पा रहा। जैसे इंग्लिश वाले हैं, जैसे इंग्लिश वालों के लिए बहुत मैटर अवेलेबल हो जाता है, हिंदी वालों के लिए मैटर अवेलेबल नहीं होता। तो जो आपको सामने मिल रहा है, जो लोग यूट्यूब पे कई लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उनके प्रयास को सफल कीजिए। क्योंकि आप क्या करेंगे, ये वीडियो देखेंगे तो ही आपके दिमाग में कई बार हमका कहीं का भी देखा हुआ याद रह जाता है। अभी आप भी कम से कम मेरे ख्याल से आपको 15-20 तारीख तक तो वीडियोस वगैरह देखने चाहिए आराम से। उसके बाद एग्ज़ाम के जब रह जाएं 10 दिन 15 दिन तब छोड़ दीजिए और अपनी साइड से स्टडी कीजिए। लेकिन जहाँ पे आपको कंटेंट मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ABCD नहीं है ना कि भाई टिक टिक करके आगे चल जाओ, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ से जो मैटर अवेलेबल हो रहा है आप वो लीजिए, कोई रफ नोटबुक बना लीजिए, उसमें जहाँ से कोई क्वेश्चन मिल रहा है, कोई आंसर मिल रहा है, जो भी टीचर्स आपको अवेलेबल करवा रहे हैं उनसे लेके करिए। हमारा उद्देश्य क्या है, एग्ज़ाम पास करना, ये नहीं है कि किसके थ्रू पास करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।